हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर देखेंगे जिसमें हमें मास नंबर और एटॉमिक मास के बारे में समझना है कि ये है क्या। तो इसके पहले हमें क्या पता था? एटम के बारे में पता है हमें। एटम का क्या होता है? एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। जैसे मैटर हमारे पास, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम होगा। जब तक एटम के बारे में जानकारी थी, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था मैटर का। इसके बाद में जब पता लगा कि एटम को भी और डिवाइड किया जा सकता है, तो उसमें भी हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते थे, इससे भी छोटे पार्टिकल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में, एटम के बारे में हमें क्या पता था कि इसके पीछे हमने देखा था कि एटम जो होता है, इसके पहले क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता है। मान लेते हैं प्लस है, और ये मान लेते हैं 4 प्रोटॉन है। तो 4 प्रोटॉन का मतलब हो गया कि इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनों के चक्कर काटने की 1 2 3 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 हो गए, और एक ये हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 पॉजिटिव है, 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, और हमारा एटम क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मतलब स्थिर हो जाता है। स्थिर एटम स्थिर है, इसका मतलब हमारा मैटर जो है ये भी स्थिर है। मैटर स्थिर है, इसका मतलब हमारा जो नेचर है वो क्या है? लगभग जो है कि हमारे ने देखते हैं कि नेचर में क्या है, स्थिरता एक तरह से दिखाई देती है। तो इसलिए एटम के स्थिर होने से ही हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, ये भी क्या हमें दिखती है? स्थिर दिखाई पड़ती है। तो इसके कारण ही जो है कि स्थिरता है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस जरूर होगा ये। तो हम यहाँ तक ये पता था हमें कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, स्टेबल है। इस तरह से ये चीज़ें पीछे हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि मास नंबर हमने देख रखा है कि मास नंबर क्या होगा। जो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इसका एडिशन होगा। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर के बारे में हमें पता है कि जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा, और जो या जितने टोटल होंगे, मास नंबर में टोटल ले लेंगे कि जितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम क्या बोल देंगे कि ये मास नंबर है। अब हम आगे देखेंगे कि मास नंबर की इकाई क्या है। जैसे हम कोई कहते हैं कि किलो है, तो केजी हो जाता है, टन हो जाता है। तो उसी तरह से मास नंबर की यूनिट करें तो हम क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं ये 10 है, टी प्लस एन मिला करके 10 हो जा रहा है कोई, तो 10 क्या लिखेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको 10U लिखेंगे। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से इसकी इकाई हो गई। जैसे केजी होता है, टन होता है, लीटर होता है, तो मास नंबर की भी ये यूनिट है, इकाई है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें मास नंबर के बारे में पता हो गया कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे और जो न्यूट्रॉन होंगे, इनका एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम अब एटॉमिक मास की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें मास नंबर से काम क्यों नहीं चला? हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एटॉमिक मास हम इसलिए निकालते हैं कि हम देखते हैं कि जो मास नंबर है, बाकी बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, या एलिमेंट के जो एटम हैं, एटम में देखते हैं कि जो मास नंबर है इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास।
जो है कि सम जो है कुछ ऐसे हैं जिसमें जो मास नंबर है इज इक्वल टू एटॉमिक मास, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्यों नहीं होगा, और उसी के बेस पे एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों नहीं होता। अब हमने जैसे आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? मान लेते हैं कि बोरान को ले लेते हैं। बोरान एग्जाम्पल के रूप में लेके चलेंगे कि बोरान क्या होता है? 2 होता है। इसको 5b10 भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है? 5b11 होता है। ये क्या होता है कि 2 तरह के पाए जाते हैं, जिसमें कि मास नंबर तो 10 11 होता है। 2 अलग अलग मास नंबर होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो इसका होता है वो क्या होता है? 5 ही होता है, सेम होता है। ये आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिनका ये एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो अलग अलग हो जाए तो उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जो यहाँ पे मास नंबर अलग अलग होने के कारण अब हम क्या करेंगे कि मास नंबर जो कि अलग अलग है, एक ही रहता तो ये मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते और हमें 10 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2 तरह के पाए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि अब हम बोरान के बारे में यदि हम प्रकृति की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। अर्थ से हमने बोरान को ढूंढा, बोरान ढूंढा, ये अर्थ है। अर्थ से हमने क्या निकाला? बोरान निकाला। तो इसमें कुछ 10 वाले निकलेंगे, कुछ क्या निकलेंगे? 11 वाले निकलेंगे। थोड़े 10 वाले निकल जाएं, ज़्यादा 11 वाले निकल जाएं। तो इसमें देखा गया है, यदि हम इसको ग्राफ में बनाएं तो हम देखते हैं इसमें कि कम से कम जो 20% हिस्सा होता है, ये कौन से वाले 20% कौन से होते हैं? 10 वाले मिलते हैं। और बाकी के जो 80% हिस्सा है वो कौन से हैं? 11 वाले मिलते हैं। तो जो एंड सो ऑन, यहाँ भी और सारे हो सकते हैं। तो जो एटम्स पाए गए, इनके आइसोटोप्स देखे गए, तो इसमें क्या देखा गया कि जो 20% हिस्सा है ये 10 वाले का पाया गया, और जो 75% हिस्सा है 11 वाले का पाया गया। तो इसलिए क्या हुआ कि इसमें जो है एटॉमिक मास इसका निकालना पड़ा। इन दोनों के मास नंबर का जितने भी है 20% के हिसाब से 10 वाले का, और 75% के हिसाब से 11 वाले का, दोनों का निकालना पड़ा। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम एटॉमिक मास समझ रहे थे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम यदि बोरान को यहाँ पे देखें तो बोरान में यदि हम 10 को लेके चले तो इसका क्या है? 5 प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके? 5 न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 इसके क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 5 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो अब हम क्या देखेंगे कि 5 और 6 है। तो यदि हम इसका मास नंबर निकालें, मास नंबर इसका कितना आ गया? 10, और इसका मास नंबर कितना आ गया? 11। 2 अलग अलग मास नंबर आ गए। तो इसलिए कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मास नंबर अलग अलग होने के कारण आइसोटोप्स जो पाए जाते हैं नेचर में, अलग अलग तरह के प्रकृति के पाए गए, तो इसके कारण हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी। और इसको हम निकालेंगे कैसे? तो जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास क्या होगा? ये तो हो गया क्लियर कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो एटॉमिक मास क्या निकालेंगे? 10% वाला कितना था? ये 25% हिस्सा था 10 वाला, या 20% जो भी है 20% था। तो 20% इसका निकाल लेंगे और 80% इसका निकाल लेंगे। तो 20%, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 20% इंटू
10 और प्लस ये 80% पाया जा रहा था, 80% इंटू 11। तो इसलिए आइसोटोप्स के कारण ही हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी, और इसको निकालने का तरीका ये हो गया। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 10.8 यू कर देते हैं यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, जो भी है दोनों एक ही है। तो इस तरह से निकल गया। तो यदि एटॉमिक मास का हमने ये क्या ले लिया, हमने जो एटम्स पाए गए नेचर में, हमने क्या ले लिया, उनका एवरेज ले लिया। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एवरेज ऑफ, या एवरेज क्या निकाला हमने, मास है, एवरेज मास ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स इसके पाए जाएंगे नेचर में, हैविंग आइसोटोप्स, हैविंग आइसोटोप्स जो हमारे नेचर में हैं, इन द नेचर। तो नेचर में जो भी आइसोटोप्स पाए जाएंगे उसका इस तरह से एवरेज निकाल लेंगे मास 10%, और जो ये था हिस्सा हमारा 20% हिस्सा इसका था, और जो 80% हिस्सा था इसका था। तो इसके हिसाब से जो हम निकालेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा। तो हम मास नंबर और एटॉमिक मास जो है कि इस तरह से अलग अलग हो गया कि एटॉमिक मास इस तरह से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके आइसोटोप्स बहुत सारे पाए जाते हैं, एक ही मास नंबर के नहीं बल्कि डिफरेंट मास नंबर के होने के कारण इनका हम क्या बोलते हैं कि हमें निकालना पड़ता है एटॉमिक मास, ड्यू टू हैविंग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, जिनके मास नंबर अलग अलग होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि आयन क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। आयन और कंपाउंड, आयन हो तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे सोडियम क्लोराइड का, उसी से आयन समझेंगे, उसी से कंपाउंड समझेंगे कि कैसे कंपाउंड बनता है। तो हम NaCl ले लेते हैं। NaCl में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम 281 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 287, यानी इसका 17 होता है। अब इन दोनों को ले लिया हमने। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, जितने एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन की संख्या है, तो 11 कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए। अब हमें क्या देखना है, क्लोरीन का देखना है। इधर बनाएंगे, ये क्या था, सोडियम। अब क्लोरीन का देखते हैं, 2, 8, 7। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बाहरी सेल में जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब बाहरी सेल होता है न्यूक्लियस से दूर होता है, तो ये क्या करता है, आसानी से त्याग सकता है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है क्योंकि 7 है, और इसको कंप्लीट करने के लिए सेल क्या होता है कि 2, 8 होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 2, 8, 8 होना चाहिए। तब ये माना जाता है कि क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा। और अब नेचर जानते हैं एटम का क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, तो यहाँ 11 प्लस है, तो 11 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो एन ए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह 11 इलेक्ट्रॉन थे और -10 निकल गए। कितने बच गए, 1 बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे 1 होगा। इसके पास कितने थे, 17 है। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 है, तो 2 8 7 है इसका। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 17। इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो इसके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला गया। तो चला जाने से प्लस और आ जाने से माइनस कैसे होगा, माइनस होगा। इसके पास कितने हैं, 17 प्रोटॉन है, प्लस है, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 18 हो गए। तो कितना हो गया, -1 बच गया। तो -1 इसके ऊपर आ जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि क्या बन गया, ये Na+ हो गया और ये Cl- हो गया। Na+ और Cl- होने के कारण क्या होगा, अपोजिट चार्ज हो गए। अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो एक दूसरे की तरफ इनका Na+ और Cl- के रूप में अट्रैक्ट होते हैं। और इनके बीच जो फोर्स होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या बन गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया। और Na और Cl के बीच में चूंकि जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो एक और ये दोनों क्या है, आयन है। इसलिए इस तरह के बांड को क्या बोलते हैं, जो इनके बीच में Na और Cl के बीच में बांड बनेगा, ये कौन सा बांड बनेगा, आयनिक बांड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आयन एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड बना रहे हैं। तो उन दोनों के बीच का जो बंधन होगा वो कैसा होगा, आयन का होगा, इसलिए उसको आयनिक बांड बोल देते हैं। तो ये इस तरह से आयन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने से या एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाते हैं, वो आयन बन जाते हैं। या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, अलग अलग एटम के नेचर के हिसाब से अलग अलग होगा। अब जब दोनों दो तरह के एटम मिल गए, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो NaCl क्या हो गया, एक कंपाउंड तैयार हो गया हमारा। Na क्या है, एक एलिमेंट है, इसका एक एटम है। क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, इसका एक एटम है। तो इस तरह से हमारा आयनिक कंपाउंड तैयार हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, इसी आयन पे डिपेंड करती है वैलेंसी। जैसे NaCl था, तो NaC वैलेंसी हमें देखना है। क्या देखना है, वैलेंसी। तो वैलेंसी में हम क्या देखते हैं कि Na था, NaCl था, तो Na क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को। इसके एक इलेक्ट्रॉन 2 8 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने दे सकता है। तो मतलब ये किसी एक ही Cl से कंबाइन हो सकता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। इसी तरह Cl क्या है, Cl क्या है, Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोष्ट, इसका जो सेल है पूरा करने के लिए, या कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, तो पूरा करने के लिए Cl का, इसमें क्या है, Cl में 2 8 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इसलिए एक एटम से ये भी अटैच होता है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो तो यही होती है वैलेंसी। क्या होती है, जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंबाइनिंग, कंबाइन कैसे हो रहा है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड
वैलेंसी। तो वैलेंसी हो गया हमारा, वैलेंसी इस तरह से बोलते हैं इसको। इसी तरह दूसरे में भी देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, CaO ओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यदि हम इसको आयन के रूप में देखें या वैलेंस, Ca की वैलेंसी क्या हो जाएगी इसमें, Ca प्लस प्लस है, 2 8 2 होता है इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है किसी को। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे CaCl2 बनाए हम, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन कर सकता है। इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी हम बोले तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं, जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी का एक अलग से टॉपिक है डिटेल में, उसको आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटम होते हैं, यदि एटम प्लस एटम प्लस एटम, कई एटम मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देंगे। 2 मिल जाए या 2 के साथ 2 मिल जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमें जैसे हमने एटम का निकाला था उसी तरह मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे H2O है, एग्जाम्पल ले चलते हैं। H2O क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, H का जो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू H का, H क्या है, एटम हो गया, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास हो जाएगा। और एटॉमिक मास और मास नंबर में कंफ्यूजन दूर हो गया, क्लियर हो गया क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 होता है मॉलिक्यूलर मास या तो 1 यूनिट हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 एक ही ऑक्सीजन है, 1 इंटू 16 यूनिट हो गया, यूनिफाइड मास है ये। तो 16 2 20 यूनिफाइड मास हो गया। तो इस 16 2 18, 16 2 18 यूनिफाइड मास हो गया। तो 18 यूनिफाइड मास क्या हो गया, वाटर का ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो जो अलग अलग एटम है उनका हम यदि एटॉमिक मास निकाल के जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो बाकी और एग्जांपल में आप निकालना, जो नहीं आए समझ में उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। और इसके बाद हम देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल क्या होता है, मोल को बोलते हैं पाइल या ढेर होता है, इसको बोलते हैं पाइल, PILE, पाइल, या इसको ढेर बोल देते हैं। ढेर का मतलब इकट्ठा हो जाए बहुत सारी चीज़ें, तो उसको बोल देते हैं कि ढेर हो गया हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि हम जैसे कि ज़रूरत पड़ती है मोल की, इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, नेचर में बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, और हम क्या करते हैं कि उन एटम्स को हम क्या देखते हैं कि जो जितने भी एटम्स होते हैं, और उन एटम्स का हम क्या निकालते हैं कि एटॉमिक मास निकालते हैं, मास नंबर निकालते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत टाइनी, बहुत थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में जो है कि एटम होंगे,
उनका जो है कि हम तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि पाइल्स में एटम्स हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें। तो वो देखते हैं कि निकालना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यदि हम ग्राम की स्टडी करें, जैसे ग्राम में स्टडी करते हैं, तो हम ग्राम यदि एक एक ग्राम जोड़ते जाएं, तो हम बहुत सारे ग्राम जोड़ेंगे, तब जाकर के हमें 1 टन या 1 टन मिलेगा, जो कि एक बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। लेकिन यदि हम इसी को टन में या किसी और चीज़ में बड़े यूनिट में करें, तो ये क्या होगा, टन में करें तो ये कई टन मिले, हमें कई टन मिल जाएंगे, यहाँ पे मोर इंटू टन मिल जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक पाइल के रूप में हम एटम का स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए जो है कि थोड़े ग्राम से ये सिंबॉलिक है, कोई है नहीं, जैसे कि ग्राम से टन की तरफ जाते हैं, तो उसी तरह से एटॉमिक मास से हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ताकि थोड़े की जगह हमें बहुत सारे एटम्स का कैलकुलेशन एक साथ हमें मिल जाए। तो उसको हम निकालेंगे कैसे, इसमें बताया गया है। तो इसका अलग से टॉपिक लेके चलेंगे, तो इसमें यहीं तक करते हैं। फिर ये मोल कॉन्सेप्ट ये पूरा डिटेल में अलग से समझेंगे इसको। तो थैंक यू।